डेली क्लास लेंगे तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, हिंदी भी है, सब कुछ कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे है कि लेखपाल होता क्या है। देखिए कहीं कहीं पर लेखपाल कहते हैं, कहीं कहीं पर पटवारी भी कहते हैं। जैसे राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर पटवारी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं इसे लेखपाल कहते हैं। ठीक है ना, लेख पटवारी का नाम लेखपाल कब बदला गया, ये सब इसी वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया है पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे करनाम अधिकारी, सारबोगरू। और देखो लेखपाल में क्या जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो नाम जाना जाता है लेखपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया मेन पॉइंट होता है कि ये ग्राम लेवल का क्या होता है, अधिकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं कौन कौन से, जिसे आपका नक्शा हो गया, खसरा हो गया, सीमा घोतक, चिन्हों की सूची, खतौनी, दिनचर्या बही, और यहाँ पर अज्ञात पुस्तक, खेवट और आपका किसान बही। ये सभी पॉइंट इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट होगा आपका नक्शा, मतलब मैप। देखिए प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है। ठीक है, इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज रहती है। इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक गांव की चौहद्दी का पता चलता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नक्शा क्या है तो प्रत्येक गांव का भी क्या होता है, एक नक्शा होता है। अगला पॉइंट आप पर दिया गया है प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर, देखिए प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। कौन, जो लेखपाल होता है वो एक साल में कितने बार खेत में जाएगा, तो 3 बार निरीक्षण करेगा। तो ये पॉइंट हम आप जो आपको बताते जा रहे हैं उनको आप लोग पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि लेखपाल के इस दौरे को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहा जाता है। अर्थात जो लेखपाल होता है वो खेत जाता है और कितनी बार जाएगा, एक वर्ष में 3 बार जाएगा। तो इस दौरे को पड़ताल कहा जाता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं। वैसे हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है ना। प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं, जो कि 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया है दूसरे पड़ताल को रवि पड़ताल कहते हैं, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहते हैं, जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। तो याद रखिएगा जो खरीफ की पड़ताल होती है, आपको पता है खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि लगभग आपको समय पहुंच जाएंगे 10 अगस्त। ठीक है, रवि जो कि आपको पता है ये आपकी सर्दी वाली फसल है, अर्थात यहाँ पर सर्दी आपके जनवरी हो जाएगा। और ये जो जायद की फसल होती है पानी वाली फसल होती है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखिए 1 मई से आपकी होती है। तो तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए खसरा क्या होता है। तो देखिए खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। यहाँ पर देखिए 2021 में खसरा के आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित कर उसका कंप्यूटरीकरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। अर्थात इस समय देख सकते हैं कि लगभग सभी कार्य जो हो गए हैं वो कैसे हो गए हैं, कंप्यूटरीकरण आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कंप्यूटरीकृत खसरे में 21 की बजाय आपके 46 कॉलम होंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटरीकृत है ना, क्या अगर पूछे कि कंप्यूटरीकृत जो आप कह सकते हैं यहाँ पर खसरा है ना, तो उसमें कितने कॉलम होंगे, तो आपके याद रखिए 46 कॉलम होंगे। कितने, 46 कॉलम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं अगला पॉइंट। चलिए तो ये पॉइंट तो आपका हो गया है 3 बार वाला, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वह सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। मतलब कृषि आंकड़े खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वह सब लेखपाल द्वारा खसरे में क्या लिखे जाते हैं। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का पैरा जो आपका कौन है काका 55 वर्णन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गाँव का एक साल में, कह सकते हैं साल में 3 बार खेत का निरीक्षण करेंगे या दौरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है खसरा एक कृषि संबंधी क्या है, कानूनी दस्तावेज है। अगर पूछे कि आपका खसरा क्या है, तो खसरा की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। तो ये खसरा की परिभाषा यहाँ पर हो गई। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का क्या होता है, ब्यौरा होता है। किसमें, आपके खसरा में। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। अर्थात
यहाँ पर जो खसरा है इसका प्रयोग कैसे होता है, तो इसका प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है जो उस गांव की सभी भूमि पट्टी की परिभाषा देते हैं, है ना। तो आपका यह भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक और उस पर काम करने वाले कृषकों, उस पर उगाई जाने वाली फसलों, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है जो आपका खसरा होता है ना। यह हर साल नवीकृत किया जाता है। जो खसरा होता है यह हर साल नवीकृत किया जाता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे गांव का नक्शा तो देखिए सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि गांव का सजरा पूरे गांव को, देखिए यहाँ पर दिया है गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है ना। जो गांव के बारे में पूरा डिटेल होता है, उसकी जमीन की पट्टियां होती हैं, वो सजरा में होता है। तो गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था, तो पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि पटवारियों को पटेल कारनाम अधिकारी, है ना, सानबोगरू आदि भी कहा जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग बताया था कि पटवारी के कई नाम होते हैं, पटवारी को कई प्रकार से जानते हैं। पटवारी में देख सकते हैं लेखपाल पटवारी, मतलब उत्तर प्रदेश में तो लेखपाल बोला जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में और भी नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर पटवारियों का पटेल इसे कहते हैं, कारनाम अधिकारी भी कहते हैं, सानबोगरू भी कहा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि वर्ष 1918 से सभी गाँवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल के नियुक्त किए गए। कब से की गई, तो आपकी 1918 से सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के जमाने में, है ना, जमाने में ही समाप्त कर दिया गया। अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है, अर्थात पटवारी का जो नाम बदल कर लेखपाल किया गया। किसने किया, तो चौधरी चरण के समय हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ गया है खतौनी क्या होती है। तो देखिए यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, अर्थात जो खतौनी है यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित ही नहीं है, किंतु अधिनियम में एक वार्षिक रजिस्टर, अर्थात जो खतौनी है ये आपके कह सकते हैं जो भू राजस्व अधिनियम है उसमें एक वार्षिक रजिस्टर के नाम से इसे यहाँ पर दिया गया है, ना कि इसे खतौनी नाम दिया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया है ना, खतौनी मतलब वार्षिक रजिस्टर नामक कागजात धारा 33 में वर्णित है, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वार्षिक रजिस्टर को ही हम लोग खतौनी के नाम से जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है, अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति, देखो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है कि प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। अर्थात देखो खसरा में क्या होता है, उस गांव के बारे में ब्यौरा होता है ना। सजरा में होता है, जो सजरा होता है उस गांव का मैप होता है, लेकिन जो आपकी खतौनी होती है वो किसी एक व्यक्ति की होती है। अर्थात यहाँ पर जो खतौनी होती है किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची यहाँ पर होती है, किसमें आपकी खतौनी होती है, तो उसे हम लोग खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल पर नवीकृत किया जाता है, अर्थात जो आपकी खतौनी होती है वह हर 6 साल पर आपकी नवीकृत होती है, जबकि इसके पहले जो भी आपके खसरा थे वो 1 साल में क्या होते, नवीकृत होते थे। लेकिन जो खतौनी होती है वो आपके 6 साल में एक बार नवीकृत होती है। तो याद रखिए यही पॉइंट आपको नोट करना है, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर नोट करते चलना है। अगला पॉइंट है यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस परिवार की खतौनी में ही होती है। याद रखिए इसमें कितने खाने होते हैं, तो आपकी 14 खाने होते हैं। जो आपकी खतौनी है उसमें आपके 14 खाने होते हैं। ठीक है, जबकि अभी हमने बताया था खसरा में कंप्यूटरीकृत जो आपका हो चुका है तो आपकी कह सकते हैं उसमें कितने थे, तो आपके 46 कॉलम थे। ठीक है ना, जो कंप्यूटरीकृत आपके मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी खतौनी है उसमें कितना है, 14 खाने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट जो कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। देखो यहाँ पर सीमा घोतक चिन्हों की सूची ये लेखपाल के द्वारा ही तैयार किया जाता है, याद रखिएगा।
चिन्हों की सूची, मतलब सीमा घोतक चिन्हों की सूची। यहाँ पर देखिएगा, यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है। याद रखिएगा कि सीमा घोतक चिन्हों की जो सूची है ये लेखपाल का ही कार्य है, अर्थात लेखपाल का ही दस्तावेज है, और यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नत्थी रहता है, अर्थात जो खसरा होता है उसी के साथ ही यह आपका नत्थी रहता है, उसी के साथ क्या होता है, ऐड रहता है। कौन? सीमा घोतक चिन्हों की सूची। अगर क्वेश्चन पूछे कि सीमा घोतक चिन्हों की सूची किसमें रहता है ना, तो याद रखिएगा यह होता क्या है, तो यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नत्थी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है दिनचर्या, मतलब जिसे बोलते हैं दिनचर्या बही या डायरी। तो देखिएगा कि डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। याद रखिए, जो लेखपाल के पास डायरी होती है, अर्थात जिसे बोलते हैं दिनचर्या बही, है ना, ये क्या होती है, एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का क्या होता है, वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में याद रखिएगा 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होता है। मतलब यह हुआ कि 1 अगस्त से स्टार्टिंग हुई है, पूरे 1 साल का ब्यौरा यहाँ पर, मतलब 31 जुलाई तक पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। लेखपाल की डायरी की जो स्टार्टिंग होती है 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई की अवधि में हुए जो कार्य का होता है वो ब्यौरा होता है, और दिन का दिन मतलब पूरे दिन का ब्यौरा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए खेवट क्या होता है। देखिए यहाँ पर खेवट जो कि आपका लेखपाल का, ये भी पॉइंट आपको दिया गया है, यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। देखो दिया है, यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, है ना, होता था दिया गया ना, इसी से देखो कुछ पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि जो खेवट है यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। यहाँ पर देख सकते दिया है खेवट जमींदारी और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर होता था, अतः जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया है। अर्थात जो ये आपका खेवट है, अब ये खेवट अब आपका बंद हो चुका है। जब से जमींदारी उन्मूलन आपकी प्रथा आई उसके बाद ये खेवट अब क्या हो गया है, बंद हो चुका है। तो अगर पूछे तो आपको ये पॉइंट याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दाखिल खारिज। देखिए दाखिल खारिज क्या होता है, तो दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, दाखिल खारिज मतलब होता है एक तो वार्षिक रजिस्टर हो गया, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का क्या है, परिवर्तन हुआ। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है, अर्थात भूमि के कब्जे में कभी भी जब परिवर्तन होता है तो उसे दाखिल खारिज की प्रक्रिया कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कृषि वर्ष। ये बताइए उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष कब मनाते हैं, या डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा कि कृषि वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। याद रखिएगा कृषि वर्ष कब से स्टार्टिंग होती है, तो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और आपके 30 जून को समाप्त होता है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। याद रखिए कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। अगला है अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भू राजस्व की वसूली होता है। अमीन का पेपर भी आपने देखा होगा। तो अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य जो होता है वो भू राजस्व की वसूली होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अमीन का कार्य क्या होता है, तो ये क्या होता है, भू राजस्व की वसूली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है कि खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। क्वेश्चन पूछे कि खसरा और खतौनी को क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से, तो इसे अधिकार अभिलेख कहते हैं। तो इसको भी नोट करिए, अधिकार अभिलेख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया किसान बही। तो देखिए किसान बही क्या होता है, तो किसान बही पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो कि किसान के पास रहती है। मतलब जो किसान बही है किसके पास रहती है, वो आपकी किसान के पास रहती है और वह तैयार कर्ताओं द्वारा किसान को उपलब्ध की जाती है। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक संबंधी विवरण होता है जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, किसान बही तो आप सभी लोग जानते ही जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तहसील दिवस। देखिए तहसील दिवस क्या है, तो यहाँ पर जो जरूरी पॉइंट है तो उसी को आपको नोट कर लेना है। तहसील दिवस पर जिले के सभी बड़े अधिकारी जैसे जिला अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी अर्थात जो डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि तहसील दिवस पर
ये मतलब कह सकते हैं तहसील पर उपलब्ध होते हैं। कब? तहसील दिवस पर। तो ये तहसील दिवस होता कब है? तो देखिएगा ये तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को होता है। याद रखिएगा कि तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। इस डेट को याद रख लेना है कि आपके माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में होता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो थाना दिवस पर पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी, कब? थाना दिवस पर पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, दरोगा आदि राजस्व आदि के मामले हों तो उस संभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार भी थाने में उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर गांव का रजिस्टर। तो देखिए गांव का रजिस्टर दिया है। यह रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। मतलब जो आपका गांव का रजिस्टर होता है वो आपके धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा, जो आपका यहाँ का डीएम होंगे उनके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। लेखपाल के कार्य क्या होते हैं तो देख लीजिएगा। तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया लेखपाल के बारे में कि कब उपस्थित होते हैं। तो तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है किसी आपदा जैसे बाढ़ है, सूखा है, ओला पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें भी क्या करेंगे? सूचित देंगे, ठीक है। तो ये लेखपाल के कुछ कार्य होते हैं। जैसे पशुओं में संक्रामक रोग के फैलने पर वह ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देंगे। मतलब वहां जानकारी तो दे भी रहे हैं, साथ साथ में पशु चिकित्सा विभाग को भी जानकारी देंगे कि पशुओं में संक्रामक रोग बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है अर्थात डीएम को देता है। अगला पॉइंट दिया है लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या, बही सीमा घोतक चिन्ह की सूची व अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है। तो ये क्या है लेखपाल के बारे में। ये पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्तर दिया गया है और उसके आपके अधिकारी दिया गया है। देखो जिला स्तर पे जो आपके अधिकारी होते हैं उन्हें बोलते हैं जिला अधिकारी, ठीक है ना। जिला स्तर में जिला अधिकारी होता है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया अनुभाग, जिसे हम बोलते हैं उप संभाग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं अनुविभागीय या उप संभाग अधिकारी अर्थात एसडीओ या एसडीएम होता है, अर्थात इसके विभाग के अंतर्गत ये आपका आता है। अगला दिया गया है तहसील या तालुका का जो मेन होता है वो कौन सा होता है? तो तहसील या तालुका का होता है तहसीलदार, ठीक है। इसी प्रकार से डिजाइन करिएगा। तहसील या तालुका क्या होता है? तहसीलदार होता है। अगला है राजस्व वृत्त का जो आपका होता है अर्थात राजस्व स्तर में जो होता है वो राजस्व निरीक्षक अर्थात कानूनगो होता है, ठीक है। पटवारी और हल्का का जो मेन होता है कौन होता है? तो आपका लेखपाल या पटवारी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वन लाइनर पॉइंट हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ इस प्रकार से पढ़ें तो आपको याद हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, पहली बार जुड़े हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से सब वीडियो देखते चलिएगा। देखो दिया गया है भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है। याद रखिए भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। याद रहेगा, याद रखिए जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है जो या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या तो राज्य सिविल सेवा का पदोन्नत अधिकारी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है जिले को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रशासनिक प्रधान
उप संभागीय अधिकारी अर्थात यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अर्थात जिसे एसडीएम कहते हैं, ये उपमंडलों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रशासनिक कौन है, उप संभागीय अधिकारी अर्थात आपका एसडीएम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, उपमंडल को अनेक तहसीलों या तालुकों में बांटा जाता है। ठीक है, तहसील तालुकों का प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार नामक एक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, तहसील या तालुका का विभाजन गांवों में किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं, गांव में करते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने पहले बता दिया है वही का आपका डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो तहसीलदार शब्द है, तो तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है। कैसा है, तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है जो अरबी भाषा से व्युत्पन्न है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ होता है राजस्व सृजन या संग्रह, और दार का अर्थ होता है पद का धारण। दोनों का संयुक्त अर्थ होता है कर संग्राहक, है ना। तो तहसीलदार का अर्थ होता है कर संग्राहक, जो कर इकट्ठा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। याद रखिएगा, जो तहसीलदार होता है भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और खतौनी का निरीक्षक अर्थात भूलेख निरीक्षक भी होता है। अर्थात जो कानूनगो है ना, कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और खतौनी का निरीक्षक या भूलेख निरीक्षक होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह लेखपाल पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। अगला है, लेखपाल या पटवारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली भूमि के खसरा और खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है। अर्थात जो खसरा और खतौनी तैयार करता है उसका उत्तरदायी कौन है, तो लेखपाल या हम लोग पटवारी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल बोला जाता है, तो आप लोगों को लेखपाल ही बोलना है, लेकिन आप देखते हैं राजस्थान वगैरह में अभी भी वहाँ पर पटवारी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, राजस्व न्यायालय। ये आपका अपडेटेड है, हमने कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया था, यहाँ पर आपका अपडेटेड है, देख सकते हैं। इस प्रदेश में इस समय 2651 राजस्व न्यायालय हैं। कितने हैं, नोट कर लीजिएगा, प्रदेश में इस समय कुल 2651 राजस्व न्यायालय हैं। इनमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं नायब तहसीलदार, जो कि सबसे छोटा आपका क्या होता है, न्यायिक पद होता है ना, उससे लेके यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्व परिषद तक के न्यायालय इसमें से सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का जो न्यायालय है सबसे निचला अदालत है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि जो सबसे निचला आपका न्यायालय है वो आपका नायब तहसीलदार का होता है। राजस्व परिषद का न्यायालय राज्य न्यायालय में सर्वोच्च होता है। अर्थात अगर राज्य न्यायालय में देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च होता है राजस्व परिषद का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला जो कि आईएमपी पॉइंट आपका दिया है, वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। अर्थात जितना भी सिस्टम है वो अब आपका कंप्यूटरीकृत आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन एनआईसी की उत्तर प्रदेश की इकाई द्वारा की जा रही है। अर्थात जो कंप्यूटरीकरण सिस्टम है वो कौन सी इकाई के द्वारा की जा रही है, तो एनआईसी इकाई के द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट दिए हैं, राजस्व न्यायालय के अधीन मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दिया है, देखो राजस्व न्यायालय के क्या क्या काम होते हैं, तो नामांतरण अर्थात दाखिल खारिज करना। ठीक है, अगला है जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे की सुनवाई है ना करना। अगला है ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जों की बेदखली करना। अगला है मेड़बंदी या पैमाइश करना। ठीक, मेड़बंदी या पैमाइश करना। बंटवारा संबंधी वाद करना। भूमि की नीलामी से संबंधित मामले, ये जो होते हैं राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आपके आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व प्रशासन एवं उसके कार्य। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बनाया गया। देखो चकबंदी जो आपकी आई थी वो 1954 में, लेकिन जो अधिनियम बनाया गया था वो 1953 में बनाया गया था। चकबंदी का तात्पर्य क्या होता है, चकबंदी का तात्पर्य
एक कटक अर्थात यूनिट के जोतों की विभिन्न खेतेदारों के बीच एक प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है, जिससे कि उनके अपने अपने खाते अधिक समत हो सकते हैं, अर्थात बिखरी हुई जो आपकी भूमि है उसको एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक चकबंदी का काम ही होता है। चकबंदी में मेन पॉइंट आपको यही आपको पढ़ना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हाईलाइट किया है चकबंदी का उद्देश्य खातेदारों के बिखरे जोतों को एक जगह इकट्ठा करना, यही होता है चकबंदी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, चक क्या होता है? चक, तो चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के खंड से है, अर्थात चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूमि आवंटित होता है वह चक कहलाता है, अर्थात जो दी जाती है भूमि उसके खाते में, तो अर्थात उसे ही हम लोग चक कहते हैं। अब यहाँ पर जो आईएमपी पॉइंट है कि प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है, डीएम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हलके में विभाजित कर सकता है। याद रखिए, कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हलके में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी। याद रखिएगा कि प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 जो है वो लेखपाल के संबंध में है। अगर आपसे पूछे कि कौन से धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है तो आपकी धारा कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए जो विहित किए जाएं प्रत्येक हल्के में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी। अर्थात यहाँ पर हल्के में क्या होगा, कोई भी हल्का होगा तो उसमें एक लेखपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट मिलेगा, आपने सुना होगा परगना, है ना। अगर आप लोग बनवाने गए होंगे, अपनी सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, कैसी निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलेगा परगना मिल जाता है। ठीक है, देखो दिया है, किंतु राज्य सरकार ने अपने इस कर्तव्य को परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को दे दिया है। अतः कह सकते हैं परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह लेखपाल को एक हलके से दूसरे हलके में अपने तहसील क्षेत्र में स्थानांतरण कर सकता है। अर्थात तहसील तो वही होगी, लेकिन उस लेखपाल को दूसरे हलके में अर्थात दूसरे क्षेत्र में क्या कर सकती है, भेज सकती है, स्थानांतरण कर सकती है। यह परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त है। किसको? तो परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त है कि लेखपाल को दूसरे हलके में यहाँ पर स्थानांतरण कर सकती है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, जोत क्या होता है? देखिए जोत, तो जोत का तात्पर्य होता है कि भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से एक खाते के अधीन अधिकृत होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जोत कहते हैं। अगला समकोण निर्माण क्या है? ये पॉइंट मिलेगा, समकोण निर्माण। इसका तात्पर्य होता है चकबंदी के समय चकों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज तथा ऐसे चतुर्भुज भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी खेत को अगर आपको नापना है अगर सुविधाजनक से, तो वही यहाँ पर होता है कि अगर आप इस प्रकार से नापेंगे या किसी खेत को इस प्रकार से देंगे तो सुविधा हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर खेत गोलाई पर करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर इस प्रकार से दिया जाएगा तो वो सुविधा होगा, तो उसे समकोण निर्माण कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।